हेलो एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। सो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग जेई मेंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर देखेंगे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम किया गया था, क्या पैटर्न रहा था और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले डिवीज़न ऑफ प्रॉब्लम्स क्लास वाइज। तो इस पेपर की अगर हम बात करें तो क्लास 12 से 47% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो कवर किए गए थे और क्लास 11 से 53% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए थे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फिर से 30 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। सो देखा जाए तो 12th का वेटेज जो था इस बार थोड़ा कम था और 11th का वेटेज जो था थोड़ा सा ज़्यादा था, बट स्टिल यू हैव द ऑप्शन टू पिक। अगर आप कंफर्टेबल हैं 25 में से 30, जैसे 30 में से 25 अगर लेना है आपको, तो अगर आप 11th में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है तो 11th के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12th में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है तो 12th के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्लास 11 के चैप्टर्स को अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन थे, थर्मल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशन से भी प्रॉब्लम पूछा गया था, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। नाउ यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक जो है उनमें से सवाल नहीं पूछा गया था, लाइक SHM एंड वेव पूरा एक सेगमेंट जो था उसमें से एक भी सवाल यहाँ पे पूछा नहीं गया था। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से सवाल नहीं पूछा गया था, रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास से सवाल नहीं पूछा गया था। उसके बाद मोशन इन 2D उससे सवाल नहीं था, वेक्टर से सवाल नहीं था, यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल नहीं था। ठीक है, सो देखा जाए तो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो रिलेटिवली कम है। हाफ ऑफ द चैप्टर्स जो है 11th के ऑलमोस्ट हटा ही दिए गए थे इस पेपर में। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द क्लास 12th वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कम्युनिकेशन से आया था, सेमीकंडक्टर से आया था, एंड देन एटम्स, डुअल नेचर से आया था, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एंड देन उसके बाद फिर EMI से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूक्लियाई से क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये 2-3 टॉपिक जो थे यहाँ से हटा दिए गए थे, बट मोर और लेस 12th का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है यहाँ पे। 11th में तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर ही हटा दिए गए थे, मतलब जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 12th का डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी ठीक है। सो ये उन बच्चों के लिए आई थिंक बेनिफिशियल होता जो बच्चे 12th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। आई थिंक उनके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता। ठीक है, बट एनीवे हम अभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं और फिर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और क्या उसमें एनालिटिकल स्किल्स लगाने थे, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन देखो, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेज विद टाइम एज QT इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी स्क्वायर, where alpha, beta and gamma are constant, then the minimum value of current is, we have to find the minimum value of current from this expression. So as you know that current is equal to dq by dt. So इसको डिफ्रेंशिएट करने पे करंट मिल जाएगा, that will come out to be alpha minus 2 beta t plus 3 gamma t square. This is actually gamma into t raised to power 3. Okay, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। नाउ इसका मिनिमा निकालना है अपने को, तो इसका मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, di/dt निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। फिर वहां से जो टाइम आएगा उस टाइम को इसमें पुट करेंगे जिससे कि अपने को I की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो di/dt विल बी -2 बीटा प्लस 6 गामा टी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। सो t कम्स आउट टू बी बीटा बाई 3 गामा। इस t की वैल्यू को इसमें डाल दो तो I की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो इट विल कम आउट टू बी अल्फा माइनस
2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा। सो इन दोनों को माइनस करोगे तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम था, सो इस वजह से हम इसको मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। आपको पहले डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे यूज़ करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The pressure P and temperature T relationship of an ideal gas obeys the equation Pt square is equal to constant. Then the volume expansion coefficient of the gas will be. So we have to actually calculate the coefficient of volumetric expansion, that is gamma. ठीक है? So as you know that gamma is equal to dV by V into dt. Differential form of equation है ये. So हमें basically dV by dt का expression निकालना होगा इस relation से। पी टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। सो यहां से अपने को डीवी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। सो इसको कन्वर्ट करते हैं टी वर्सेस वी रिलेशन में। सो बाय आइडियल गैस इक्वेशन यू कैन से दैट पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। सो इट कम्स आउट टू बी एन आर टी बाई वी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब टी क्यूब इंटू वी रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू सम अदर कॉन्स्टेंट डैश। सो दिस कम्स आउट टू बी वी इंटू टी रेज टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डैश। सो ये बेसिकली अपना रिलेशन आ जाएगा v वर्सेस t का, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v बाई टी क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं टू कैलकुलेट dv बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पे अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले v डिफरेंशिएट होगा, t रेज़ टू पावर माइनस थ्री कांस्टेंट होगा, फिर t डिफरेंशिएट होगा और उस समय v कांस्टेंट होगा। सो इट विल कम आउट टू बी dv बाई डी टी इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस थ्री प्लस v इंटू माइनस थ्री रेज़ टू पावर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। सो यहां से dv बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 बाई टी के बराबर इंटू वी। सो ये एक्सप्रेशन आएगा डी बाई डी टी का, इसको इसमें डाल दो। सो देयर फोर गामा कम्स आउट टू बी 3 बाई टी। सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये भी मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम था। ठीक है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन और थर्मल एक्सपेंशन का ये वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों आपको पता होना चाहिए था। सो इट इज ऑल्सो अ मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन हैज बीन यूजिंग spectacles of power -1 diopter for distant vision and separate reading glass for power 2 diopters. What is the least distance of distinct vision for this person? So since we are calculating the distinct vision of this person, we will be using this power. रीडिंग ग्लास का है तो हम इस पावर को यूज करेंगे, ना कि हम नेगेटिव वाले को यूज करेंगे, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी कैन से दैट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Power is given by 1 by f, it is 2. So for least distant of vision, 1 by v minus 1 by 25 is equal to 2, and when we will convert it in centimeter, it will be 2 by 100. So यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो v की वैल्यू जो है वो -50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। So least distance of vision for this person will be 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वो इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एज पर द गिवन फिगर अ स्मॉल बॉल P slides down the quadrant of a circle and hits another ball Q of equal mass which is initially at rest. Neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic, the velocity of ball Q after collision will be. ठीक है, सो P यहाँ से स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर रहा है और बाद में यहाँ पे Q के साथ इसका इलास्टिक कोलिजन होता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ Q.
सो जब P यहां से यहां आएगा, सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से दैट, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो. सो इनिशियल एनर्जी इज mgh and final energy is half mv square. So v comes out to be under root 2gh, जिसकी वैल्यू हो जाएगी under root 2 into 10 into height that is 20 centimeter. So SI यूनिट में हो जाएगा 20 by 100. So this will be 2 meter per second. अब P और Q का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. So जब भी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा सेम मासेस का, then velocity will get interchange. Therefore we can say that final velocity of Q is 2 meter per second. So correct answer will be option third. So this is again also a moderate level of problem. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के साथ आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि जब दो इक्वल मासेस का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, देन द वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड. ठीक है. Now coming to the next problem, choose the correct relationship between Poisson ratio, bulk modulus and modulus of rigidity of a given solid. So sigma, eta और k, इन तीनों में अपने को रिलेशन निकालना है. ठीक है. So we can use Young's modulus to find out the relation. Young's modulus जो है उसको लिखा जा सकता है 3 eta 1 plus sigma, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Young's modulus is equal to 3k 1 माइनस सिग्मा. ठीक है. सो ये फॉर्म और ये फॉर्म एक दूसरे के बराबर होगा, दैट इज 3 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3k 1 माइनस सिग्मा. सो यहां से सिग्मा की वैल्यू मिलेगी 3k माइनस 2 ईटा डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2 ईटा. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1. ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो इसको हम इजी साइड में रख सकते हैं. ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे ध्यान रहने चाहिए थे. सो उससे आप इसको कंक्लूड कर सकते थे. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल्स A and B of radius RA and RB, that is given 10 centimeter and 20 centimeter, are equal if NA IA and NB IB are number of turn and current of A and B respectively. तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बराबर है. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA. सो वी कैन से दैट NA इंटू IA इंटू एरिया, दैट इज पाई RA स्क्वायर, इज इक्वल टू NB इंटू IB इंटू पाई RB स्क्वायर. क्योंकि ये सर्कुलर लूप है सो एरिया विल बी पाई R स्क्वायर. सो पाई से पाई कट गया. RA की वैल्यू 10 है, RB की वैल्यू जो है वो 20 है. सो इसका मतलब NA इंटू IA will be equal to 4 times NB into IB. So correct answer will be option third. So this is also pretty much a straightforward question. We can keep it on easy side. ठीक है. Moving to the next problem. A small object at rest absorbs a light pulse of power 20 milliwatt and duration 300 nanosecond. Assuming a speed of light to be 3 into 10 to the power 8 meter per second, the momentum of the object becomes equal to. सो सिंस स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की, सो मोमेंटम विल बी एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट. सो एनर्जी कम्स आउट टू बी पावर इनटू टाइम, दैट इज 20 into 10 to the power minus 3 watt into 300 into 10 to the power minus 9 second. This becomes energy divided by speed of light, that is 3 into 10 to the power 8. सो यहाँ से ये और ये कटा, ये हो गया 100. तो टोटल जीरो देखो कितने हो जाएंगे, 12 में से 3 गया, 9 9 8 17. So 2 into 10 to the power minus 17. So correct answer is option 2. So this is also pretty much straightforward question. Easy question है ये. Coming to the next problem. Speed of an electron in Bohr's 7th orbit of hydrogen atom is 3.6 into 10 to the power 6 meter per second. Then the corresponding speed of the electron in third orbit is. So as you know that velocity is proportional to 1 by orbit number. Therefore, V in 7 by V in 3, it will be equal to exactly 3 by 7. So velocity in third orbit is equal to velocity in 7th orbit into 7 by 3. Velocity in 7th orbit की वैल्यू दे रखी है, that is 3.6 into 10 to the power 6 into 7 by 3. So ये कटा, ये आ जाएगा 1.2. So it will come out to be 8.4 into 10 to the power 6 meter per second. So correct answer will be option 4.
सो अगेन इजी साइड ऑफ प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ था नहीं, आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए था बोर ऑर्बिट में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सपोर्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम हैंग्स वर्टिकली विथ वन ऑफ इट्स साइड। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहां पे एक वायर है, इस लूप में एक मास को ऐसे लटका दिया गया है, एंड दिस लूप इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द बैटरी। सो वन ऑफ इट्स साइड इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻³ गॉस। सो जो ऊपर वाला ये जो वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। सो नाउ directed outwards in the shaded region, a DC voltage V is applied to the loop. For what value of V the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass of 1 gram. So we have to find the value of V so that ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। So as you can see that अगर इस लूप का हम FBD बनाए तो ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी ILB, और नीचे एक mg लगेगा इस मास के लटकने की वजह से। So these two forces would be equal for equilibrium. Hence we can say that ILB is equal to mg. So values put करते हैं इसमें. So this will current will come out to V by resistance, that is 10, into length, that is 10 by 100, into magnetic field, that is 10⁻³ into 10⁻⁻4. 1 Gauss is equal to 10⁻⁻4 Tesla is equal to mass 1 ग्राम है तो 1 by 1000 into G, that is 10. सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, two isolated metallic solid sphere of radius r and 2r are charged such that both have same charge density sigma. The spheres are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, then the ratio sigma dash by sigma is. So क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं, दोनों का सिग्मा सेम है, बट रेडियस एक का r है, एक का रेडियस 2r है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, अगले स्टेप में इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जा रहा है। तो वायर को जोड़ दिया जा रहा है तो इसका जो नया सिग्मा आ रहा है वो सिग्मा डैश आ रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा डैश बाय सिग्मा। सो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल चार्ज, इसको चार्ज मान लेते हैं Q1 और इसका चार्ज मान लेते हैं Q2, इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 डैश और इसका चार्ज मान लेते हैं Q2 डैश। सो Q1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पायर स्क्वायर और Q2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर। Sigma into surface area will be total charge, and by charge conservation we can say that total charge initially is equal to total charge finally. That means sigma into 4 pi r square plus sigma into 4 pi 2r square is equal to Q1 dash plus Q2 dash। ये सबसे पहला इक्वेशन बना चार्ज कंजर्वेशन से। दूसरा इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, सिंस इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है तो इन दोनों के बीच में चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सो इसका फाइनल पोटेंशियल आएगा KQ1 डैश बाई आर और उधर वाले का आएगा KQ2 डैश बाई 2r। सो Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 2Q1 डैश। इसको इसमें पुट कर दो। सो वी कैन से दैट लेफ्ट वाले का सम देखो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 4 20 सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q1 डैश एंड Q1 डैश कैन बी गिवन एज सिग्मा डैश इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो। सो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो कट गया। सो सिग्मा डैश बाई सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 20 बाई 12 या फिर ये हो जाएगा 5 बाई 3। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3rd। सो यू कैन कीप दिस प्रॉब्लम टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं। सो ओवरऑल प्रॉब्लम को मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रखा जा सकता है, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन,
ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन देखते हैं। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज। तो ये तो गलत हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर बदलता नहीं है, एंड इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय F/2 nRT, सो इंटरनल एनर्जी विल नॉट डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, ये भी गलत हो गया, जब चेंज ही नहीं हो रहा तो इंक्रीज भी नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, सो एज पर इक्वेशन dq इक्वल टू du प्लस dw, du तो जीरो आ रहा है, जब हीट सप्लाई होगा तो dw भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा इसका मतलब गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, एक्सपेंशन होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द गैस विल डू नेगेटिव वर्क, ये हो जाएगा गलत। सो ओवरऑल आंसर विल बी C and D, so correct option will be option 4. So pretty much easy problem, we can keep this on easy side. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू A by x square I cap plus B by y cube j cap, then the SI unit of A and B are. So by rule of the dimensional formula और rule of the unit analysis we can say that जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वही यूनिट A by x square का भी है और वही यूनिट B by y cube का भी है। LHS और RHS साइड में, दोनों साइड में यूनिट बराबर होता है, ठीक है, तभी हम इक्वेशन लिख पाएंगे। एंड इन दोनों का भी यूनिट सेम होना चाहिए क्योंकि सेम टाइप के यूनिट्स को ही ऐड किया जा सकता है। सो यू कैन से दैट A by x स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा। सो A का जो यूनिट होगा वो x स्क्वायर का यूनिट दैट इज मीटर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दैट इज न्यूटन पर कूलम। सो इट कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये A का यूनिट होगा। वैसे ही B बाई वाई क्यूब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बराबर होगा, सो B का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब इंटू न्यूटन बाई कूलम, सो दिस कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। सो करेक्ट आंसर फॉर दीज टू विल बी ऑप्शन 2। सो प्रीटी मच इजी प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है, रूल पे बेस्ड था ये। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, the output waveform of the given logical circuit gate. So this is the logical circuit gate that is given. The following inputs A and B are shown in the figure below is. So इस सर्किट के लिए उसका जो आउटपुट है, सॉरी उसका जो इनपुट है ये दिया हुआ है और अपने को आउटपुट जो है वो अपने को यहाँ पे गैस करना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिया हुआ सर्किट है ये है क्या। सो इसको जानने के लिए हम इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। सो ए बी और वाई, सो अगर मैं ए को 0 देता हूं और बी को 0 देता हूं, ठीक है, तो 0, दिस इज द नॉट गेट, दिस इज ऑल्सो नॉट गेट, दिस इज ऑल्सो नॉट गेट, तो यहां पे इनपुट आएगा 1 1 और 1 पार होगा 1, दिस मीन्स वाई कम्स आउट टू बी 0। उसी तरीके से अगर मैं ए को 0 दूं और बी को 1 दूं तो नॉट गेट है, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 0। सो 1 0 नॉट गेट है, दिस बिकम्स 1, 1 और 0 है तो नॉट गेट है, दिस बिकम्स 1 मीन्स y बिकम्स 1। अब मैं a को 1 दूं और b को 0 दूं, सिमिलरली y विल बिकम 1 और दोनों का अगर मैं 1 दे दूं देन y विल अगेन बिकम 1। दैट मीन्स दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट, दिस इज अ OR गेट। सो अगर ये इनपुट है तो आउटपुट अब जो है फिगर आउट करना आसान हो सकता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी दैट एट T1 फ्रॉम T1 टू T3 A0 is given input, B0 is giving input from T2 to T4. So from T1 to T3 we'll have output something, in fact till T4 will have output। देखिए यहाँ पे T1 से T4 तक कुछ ना कुछ इनपुट है, या तो A की तरफ से या तो B की तरफ से, so we will have output for till T4। T4 से T5 के बीच में दोनों का इनपुट जो है वो 0 है, इसमें इसका मतलब आउटपुट भी 0 होगा। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन लुक हियर दैट T1 से लेकर के T4 में सिर्फ चौथे वाले में है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, और T4 से T5 में ये 0 है, बाकी किसी भी ग्राफ में ऐसा नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम,
The height of liquid column raised in a capillary tube of certain radius when dipped in liquid A vertically is 5 centimeter. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and density double the values of liquid A, then the height of the liquid column raised in liquid B is. So as you know that height in liquid is given by 2t cos theta by rho rg. ठीक है. सो अगर सरफेस टेंशन डबल हो रहा है और डेंसिटी डबल हो रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन अगर डबल हो रहा है और डेंसिटी डबल हो रहा है, देन द न्यू हाइट, वी कैन कमेंट अबाउट द न्यू हाइट. रेडियस इज सेम, जी इज सेम, देन द न्यू हाइट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ओनली, h विल बी इक्वल टू h डैश. तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मीन्स ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट. यहाँ का 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ का 2 का इंक्रीमेंट, ये बैलेंस आउट हो जाएगा. प्रीटी मच इजी प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ sinusoidal carrier voltage is amplitude modulated. The resultant amplitude modulated wave has maximum and minimum amplitude of 120 volt and 80 volt respectively. Then the amplitude of each sideband is. ठीक है. So अपने को maximum और minimum amplitude लिखा हुआ है. So we can say that amplitude of carrier wave plus amplitude of original wave is equal to 120 and amplitude of carrier wave minus AM is equal to 80. So इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 100 एंड AM की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 20. नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, ईच साइड बैंड, इट इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इंटू मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाई 2. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सो AC इज 100 एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 20 by 100 divided by 2. So this comes out to be 100 से 100 कट गया और ये आ जाएगा 10. So answer will be 10 volt. So decent problem है, moderate साइड में इसको रख सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में. ठीक है. जनरली इसको हम इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर को, एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज, बट इस चैप्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है. Coming to the next problem, in a series LR circuit, XL is equal to R, then the power factor is P1. If a capacitor of capacitance C with X is equal to XL is added to the circuit, then the power factor becomes P2. Then we have to find the ratio of P1 and P2. So LR circuit का power factor जो होगा वो R upon mod Z के बराबर होगा. So this will come out to be R by under root of R square plus R square. That is 1 by root 2. ये P1 की वैल्यू है. And P2 की वैल्यू ये हो जाएगा R बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर. सिंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, सो पावर फैक्टर कम्स आउट टू बी 1. सो P1 इज टू P2 विल बी 1 बाई रूट 2. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. ठीक है. तो इजी साइड का प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज माइनस k बाई आर स्क्वायर, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी एट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू 10 जूल पर kg, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन SI यूनिट गिवन k इज इक्वल टू 6 जूल पर सेंटीमीटर kg. सो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन. So it comes out to be k by r square dr, and voltage difference is V at 3 centimeter minus V at 2 centimeter, that is given to be 10. So इसका इंटीग्रेशन होगा फाइनल से इनिशियल. फाइनल पॉइंट है r इज इक्वल टू 3 पे और इनिशियल पॉइंट है r इज इक्वल टू 2 पे. सो यहाँ पे कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट करो, पावर रूल से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा. सो V विल कम आउट टू बी 11 वोल्ट. So this is also a decent problem, moderate side में इसको रख सकते हैं. Coming to the next problem, so problem देखते हैं. A ball of mass 200 gram rests on a vertical post of height 20 meter. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance of 30 meter and the bullet at a height of 120 meter from the foot of the post. Then the initial value of initial velocity of the bullet will be.
सो काफ़ी लंबा प्रॉब्लम है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। तो यहाँ पे एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका हाइट है 20 मीटर। एक बॉल को यहाँ पे रेस्ट पे रखा गया है जिसकी वैल्यू है 200 ग्राम। नाउ अ बुलेट इज कमिंग हिटिंग दिस बॉल एंड आफ्टर हिटिंग दिस बॉल ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली अलग अलग जाके गिर रहे हैं। जो बॉल है वो यहां से जाके गिरा 30 मीटर पे, ये बॉल जाके गिर रहा है, और जो बुलेट है वो जाके गिर रहा है यहां से 120 मीटर पे। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये अपने को निकालना है। सो बेसिकली 2D का प्रॉब्लम है। सबसे पहले 2D का प्रॉब्लम, बेसिकली मोशन इन 2D का प्रॉब्लम है ये। सो 2D के हेल्प से हम पता करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड बुलेट इन हिट होने के बाद क्या आ रहा है। सबसे पहले वो निकालते हैं, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी पे कैलकुलेशन बैठाएंगे, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग का वैल्यू निकालने के लिए हम इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस डायरेक्शन को मैं y डायरेक्शन मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं x डायरेक्शन मान रहा हूं। सो फ्रॉम y डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर द वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर। सो बॉल और बुलेट दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। सो वी कैन से दैट 20 is equal to ut, that is 0, plus half at square, that is 10 into t square. So t comes out to be 2 seconds. वर्टिकल हाइट कवर होने में दोनों को लगेगा 2 सेकेंड, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड बोथ आर फॉलोइंग इन द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब हॉरिजॉन्टल में अगर हम इसको सॉल्व करें तो देख यहां पे देख सकते हैं कि बुलेट जो है 120 मीटर कवर हो रहा है और बॉल जो है 30 मीटर कवर हो रहा है। सो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बॉल it will come out to be displacement by time, that is 30 by 2, that is 15 meter per second, and velocity of bullet, it will come out to be displacement by time, that is 120 by 2, that is 60 meter per second. So these two are the velocity of the ball and bullet just after the collision, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, तो वी कैन से दैट इस कोलिजन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। सो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम दैट इज 10 into u, I am keeping the mass in gram, is equal to final momentum that is 200 into 15 plus 10 into 60. So एक जीरो यहां से काट दो, so u comes out to be 300 plus 60, that is 360 meter per second. So correct answer will be option 4. So it is a very difficult problem in terms of understanding the problem and solving the problem. पूरा 2D solve करने के बाद momentum conserve करना था. So I will definitely keep this question in the difficult side. ठीक है, coming to the next problem जहां पे match the column करना था अपने को. So match the column करते हैं. So left side में xt ग्राफ दिया हुआ है और राइट साइड में vt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। सो एज यू नो दैट वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x वर्सेस t ग्राफ, दैट इज द स्लोप ऑफ द x वर्सेस t गिव्स वेलोसिटी। तो इसका स्लोप निकालना है और उसको इसके साथ मैच करना है। सो एज यू कैन सी हियर, अगर हम यहाँ पे स्लोप निकाले तो स्लोप की वैल्यू सबसे पहले कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो दिस इज पैराबोलिक इन नेचर, सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम विल बी लीनियर। लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो बी वाले में आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। यहां पे ये छुप गया है बट दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो 1 का रिलेशन जो है 2 के साथ मैच करना चाहिए। तो देखो थर्ड, ये सेकेंड और फोर्थ तो ऐसे ही हट गया। सो नाउ वी हैव टू मैच विथ, कोई भी मैच कर लो। डी वाले को मैच करता हूँ। सी का देखो दोनों में थर्ड दे रखा है, ठीक है, या सी को भी मैच कर सकते हो। सी जो है इसमें थर्ड दे रखा है, इसमें फोर्थ दे रखा है, तो सी वाले को मैच करके देखते हैं। सो एक्स वर्सेस टी का स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है सी वाला थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। सी वाला थर्ड के साथ मैच कर जाएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। सो प्रीटी मच डायरेक्ट
प्रॉब्लम है, ये इजी प्रॉब्लम है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम time curve for a particle moving along an x-axis under the influence of the force. Identify the regions on the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum respectively. मैग्नीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम है और मिनिमम है वो अपने को कमेंट करना है। मैग्नीट्यूड की बात हमें साइन से यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए। तो एज यू कैन सी दैट स्लोप ऑफ दिस इज हायर देन स्लोप ऑफ दिस, तो दिख ही रहा है दिस इज मेकिंग ग्रेटर एंगल देन दिस वन, तो स्लोप की वैल्यू इससे ज्यादा है इससे, तो मैक्सिमम विल कम एट सी एंड मिनिमम विल कम एट बी। तो सी एंड बी शुड बी करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजी प्रॉब्लम। सो यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है कंप्लीट होता है। नाउ विल स्टार्ट द इंटीजर पार्ट, और यहां पे 10 प्रॉब्लम में से 5 प्रॉब्लम चूज करने का आपको पास ऑप्शन होगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t, लेट t be its टाइम पीरियड, देन द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टाइम कर्व विल बी मैक्सिमम व्हेन t इक्वल टू t बाय बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। सो अपने को पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज करना है SHM में। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जैसे कि आपको पता है कि ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, सो डिफरेंशिएट कर दो इसको। सो हाफ के स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये तो ऐसा को वैसा ही रह जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई चेन रूल। पहले पावर डिफरेंशिएट हुआ, फिर साइन डिफरेंशिएट हुआ, फिर ओमेगा टी डिफरेंशिएट हुआ। सो फिर मैक्सिमा दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो बाकी सब तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दिस बिकम्स साइन 2 ओमेगा टी, इट शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू पाई। 0 वाला वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे तो वो मैक्सिमाइज होगा ही होगा, ठीक है। सो 0 के बाद दूसरा वैल्यू जहां पे साइन 0 होता है दैट इज पाई। सो वी कैन से दैट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होता है, सो दिस कम्स आउट टू बी t बाई 4। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर ऑफ बीटा विल बी 4। सो इस टाइम पर मैक्सिमम होगा। तो मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। Coming to the next problem, a capacitor of capacitance 900 microfarad is charged by a 100 volt battery. The capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of uncharged capacitor is connected to positive plate and another plate of uncharged capacitor is connected to negative plate. Then what is the loss of energy in this process? सो अपने को लॉस ऑफ एनर्जी x इंटू 10⁻² के फॉर्म में लाना है। सो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक 900 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है और इस पे 100 वोल्ट को यूज किया गया है चार्ज करने के लिए। फिर इसको कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ। तो सेम 900 माइक्रोफैरेड का ये भी कैपेसिटर है, लेकिन इसमें कोई भी चार्जिंग नहीं है, मतलब वोल्टेज अभी इनिशियली इस पे 0 है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का प्रॉब्लम है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी अपने को निकालना है। सो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहां पे लगा सकते हैं, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ C बाई 2 इंटू 100 का स्क्वायर, क्योंकि C1 और C2 बराबर है उसको मैंने C के बराबर कर लिया। V1 इज 100 एंड V2 इज 0। सो दिस कम्स आउट टू बी योर लॉस ऑफ एनर्जी। सो वैल्यूज को पुट कर दो आप C की यहाँ पे। सो दिस बिकम्स 1/4 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। सो ये दोनों 0 कटा, 4 कटा, 6 कटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 9/4, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 2.25 जूल्स। ठीक है। सो दिस विल बी 225 into 10⁻⁻2 joules. So loss of energy will be 225 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो प्रीटी मच डायरेक्ट प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम में रखा जा सकता है इसको।
ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In Young's double slit experiment, two slits S1 and S2 are d distance apart, and the separation from slits to screen is d, as shown in the figure. Now, if two transparent slabs of equal thickness of 0.1 millimeter but refractive index of 1.51 and 1.55 are introduced in the path of the beam, where lambda is equal to 4000 angstrom from S1 and S2 respectively, then the central bright fringe spot will shift by how many number of fringes? अगर ये दोनों बेसिकली अगर यहाँ पे स्लैब जो है अगर S1 और S2 के रास्ते में नहीं होता तो सेंट्रल ब्राइट स्प्रिंग जो है या सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बीचों बीच बनता है, मतलब D के बीचों बीच यहाँ पे कहीं पे बनता है. इन दोनों के प्लेसिंग करने की वजह से सेंट्रल स्पॉट जो है कहीं पे शिफ्ट हो गया है. तो अपने को यही पता करना है कि कितने डिस्टेंस से वो शिफ्ट हुआ है. सो न्यू पाथ डिफरेंस for central bright spot, it will come out to be mu2 minus mu1 into t. So this will be equal to 1.55 minus 1.51 into thickness, that is 0.1. So it will be equal to 0.004. This is 0.04 into 0.1, so 0.44 millimeter. ठीक है. So डेल्टा एक्स रिलेटेड वाई की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी, और ब्राइट फ्रिंज के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई डी. सो लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है. इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो पहले इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, एंड ये 4000 एंगस्ट्रॉम है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर डी बाई डी. सो वाई की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻6 मीटर, इतना शिफ्टिंग हो रही है. और ये जो आपका बेसिकली ब्राइट फ्रिंज विड्थ है या फ्रिंज विड्थ है, ये आपका आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁷. देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय ये fringe width, that is 4 into 10⁻⁻6 by 4 into 10⁻⁻7. इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 10. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 10. सो इस तरीके से प्रॉब्लम को कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो डिसेंट प्रॉब्लम, मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 इज, सो दिस इज द I1. इस वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो इन द गिवन सर्किट we have to calculate the value of I1. to calculate that मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं जीरो पोटेंशियल पे, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट पे. इस पूरे साइड को मैं x पोटेंशियल पे मान रहा हूं, तो ये भी x पे आ जाएगा, ये भी x पे आ जाएगा, और इस पॉइंट को मैं y पे मान रहा हूं. ये 2 वोल्ट है तो ये वाला भी 2 वोल्ट ही होगा. सो x और y को मैंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं एक काम, यहां पे मैं केसीएल लगाता हूं इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे अगर मैं केसीएल लगाऊं तो करंट कमिंग फ्रॉम दिस साइड प्लस करंट कमिंग फ्रॉम दिस साइड प्लस करंट कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इन तीनों का सम 0 के बराबर होगा. सो करंट कमिंग फ्रॉम दिस साइड इज 2 माइनस एक्स बाई 2. करंट कमिंग फ्रॉम दिस साइड इज 0 माइनस एक्स बाई 2. and current coming from this side is y plus 5 minus x divided by 1. इन तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए. ये पहला केसीएल लगा. उसके बाद दूसरा केसीएल अगर आप लगाओगे यहां पे इस पॉइंट पे, मैं दूसरा केसीएल अगर लगाऊं तो करंट जो यहां से आ रहा है, करंट जो यहां से आ रहा है और करंट जो यहां से आ रहा है, इन तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए. तो जो करंट यहां से आ रहा है वो है 2 माइनस वाई बाई 1, जो करंट यहां से आ रहा है वो है x माइनस वाई प्लस 5 बाई 1, और जो करंट यहां से आ रहा है वो है 0 माइनस वाई बाई 1. इट शुड बी इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 एंड y की वैल्यू आएगी 0. ठीक है, तो x और y की वैल्यू आते के साथ ही I1 और I2 और I3 मिल जाएगा. सो I1 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर. This will be your final answer. So यहाँ पे KCL
का कमांड होना चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल टेक दिस प्रॉब्लम ऑन द डिफिकल्ट साइड ओनली। ठीक है, सर्किट प्रॉब्लम इज दिस डिफिकल्ट। So coming to the next problem, a horse rider covers half the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter and for half the time with speed 15 meter per second for other half of the time. The mean speed of the rider average over the whole time of motion is x by 7 meter per second, then the value of x is. So देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक राइडर जो है कुछ पॉइंट ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, उसने आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर किया। ठीक है, अब जो बाकी आधा डिस्टेंस कवर करने में जितना भी समय लगता होगा, मान लो वो समय है टी समय, तो टी का आधा समय ये कवर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और टी का बाकी आधा समय ये कवर कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो पहला हिस्सा ये 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, दूसरा हिस्सा ये 15 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। ठीक है, सो इसको मैं x मान लेता हूं और इस डिस्टेंस को भी मैं x मान लेता हूं और साथ ही साथ मान लेता हूं कि इस टाइम कवरेज का जो रिक्वायरमेंट है वो है यहां पे t। ठीक है, सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x प्लस एक्स बाई टोटल टाइम। सो टोटल टाइम इसके लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा x बाई 5 एंड टोटल टाइम अगर हम इसके लिए निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा t के बराबर। नाउ वी कैन फाइंड t इन टर्म्स ऑफ x। सो t कैन बी गिवन एज, इसका आधा टाइम यहां पे लग रहा है, दैट इज t बाई 2 टाइम यहां पे लग रहा है और t बाई 2 टाइम यहां पे लग रहा है। ठीक है, सो यहां पे जो डिस्टेंस कवरेज होगा वो हो जाएगा 10 इंटू टी बाई 2 और यहां पे जो डिस्टेंस कवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 15 इंटू टी बाई 2। इन दोनों का सम x के बराबर है। टोटल डिस्टेंस जो यहां पे कवर हो रहा है वो x के बराबर है। सो यहां से देख सकते हो t की वैल्यू आ जाएगी 2x बाई 25। सो इसको डालो इसमें, सो ये हो जाएगा 2x बाई एक्स बाई 5 प्लस 2x बाई 25। सो यहां पे एलसीएम लो और उसको ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 25 बाई 7x, x कट गया, सो ये हो जाएगा 50 बाई 7। सो x की वैल्यू आ जाएगी 50। सो ये भी काफी बढ़िया प्रॉब्लम था, मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम था। इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। सोर्स emits a power of 24 watt. The radius of the curvature of hemisphere is 10 centimeter and the inner surface is completely reflecting. Then the force on the hemisphere due to the light falling on it is this much Newton. ठीक है, सो सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक यहां पे हेमिस्फेयर है, एक यहां पे हेमिस्फेयर है और इसके सेंटर पे एक सोर्स को रखा जा रहा है। ठीक है, जो पावर एमिट कर रहा है 24 वाट के बराबर। दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। तो अपने को पता करना है कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट सिंस इट इज रिफ्लेक्टिंग इन नेचर देन फोर्स विल बी 2i बाई सी इंटू एरिया प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी टोटल पावर बाई टोटल एरिया। सो टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी आंसर आ गया। पाई आर स्क्वायर कट गया, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 बाई 2 इंटू 3 इंटू 10⁻8। सो ये हो जाएगा 6 और ये 4, 8 इंटू 10⁻−8 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर विल बी 8। तो इस तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, as per the given figure di by dt, so di by dt in this will be -1, it is given ampere per second, then the value of VAB at this instant will be, ठीक है। सो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं VA माइनस VB की वैल्यू। सो वी कैन से दैट VA माइनस, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इट विल बी -12 इंटू 2, देन यहां से यहां जाएंगे देन इट विल बी 6 इंटू डी बाई डी टी दैट इज 1, क्योंकि ये माइनस है, देन हेंस इट विल बी प्लस। फिर यहां से जब यहां मूव करेंगे यहाँ पे
then it will be minus 12 is equal to VB. This is called jumping concept. So VA से VB हम लोग जंप करते हुए ऐसे से ऐसे पहुंच सकते हैं. So VA minus VB will be equal to 24 and 12 36 minus 6 that is 30. So VA minus VB is equal to 30 volt. इस तरीके से प्रॉब्लम को, दिस इज अ इजी प्रॉब्लम. सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं. In a screw gauge, there are 100 divisions on the circular scale, and the main scales move by 0.5 millimeter on a complete rotation of the circular scale. ठीक है. Now the zero of circular scale lies 6 divisions below the line of graduation when two studs are brought in contact with each other. When a wire is placed between the studs, 4 linear scale divisions are clearly visible, and while 46 division the circular scale coincide with the reference line, then the diameter of the wire is. ठीक है. तो फिर से यहाँ पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है. सबसे पहला लाइन देखते हैं कि there are 100 divisions on the circular scale and the main scale moves by 0.5 millimeter on complete rotation. So least count can be given as 0.5 by 100, that is 0.005 millimeter. अब दूसरा लाइन ये बोला जा रहा है कि द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन. सो दिस गिव्स पॉजिटिव एरर. पॉजिटिव एरर जो है वो 6 डिविजन बिलो है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर हो जाएगा 6 इंटू 0.005 मिलीमीटर, दैट इज 0.03 millimeter. When wire is placed between the studs, 4 linear scale divisions are clearly visible while 46 divisions. So reading comes out to be 4 linear scale division, that is 4 into 0.5, ये main scale हो गया, plus circular scale reading, that is 46 into 0.005, circular into least count, minus positive error minus 0.03. So इसको कैलकुलेट करो. कैलकुलेट करने के बाद जो रीडिंग आएगा यहाँ पे वो होगा 2.2 मिलीमीटर के बराबर. ठीक है. तो इस वजह से इसको अपन लिख सकते हैं 220 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर. सो करेक्ट आंसर विल बी 220. सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. सो इस क्वेश्चन को देखो. In an experiment for estimating the value of focal length of converging mirror, image of an object placed at 40 cm from the pole of the mirror is formed at distance 120 cm from the pole of the mirror. These distances are measured with a modified scale in which there are 20 small divisions in 1 cm. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन्स है. ठीक है. Now the value of error in measurement of focal length of the mirror is 1/k. Then to find the value of k. So by using mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, we can say that converging mirror है and object is placed at 40 and image is coming out to be 120. So image will be minus 1 by 120, object will be minus 40, it will be equal to f. So f comes out to be 30 centimeter. ठीक है. Now to calculate the error, we'll again use this mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस 1 by v स्क्वायर इंटू डी वी माइनस 1 by u स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एफ इंटू एफ स्क्वायर. सो dv और du की वैल्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं. 1 सेंटीमीटर में 20 स्मॉल डिविजन्स है. देन dv एंड du दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर. ये dv और du से रिप्रेजेंट हो रहा है. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 20. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1 by 20 इंटू 1 by v स्क्वायर दैट इज 1 by 120 स्क्वायर प्लस 1 by u स्क्वायर दैट इज 1 by 40 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू डी एफ, ये अपने को निकालना है, बाय एफ स्क्वायर दैट इज माइनस 30 स्क्वायर. सो यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, df की वैल्यू कैलकुलेट कर लो जो कि आएगी 1 by 22 सेंटीमीटर. सो k की वैल्यू आ जाएगी 22 के बराबर. ठीक है. सो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं. अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड डेंसिटी d इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर and perpendicular to its length with angular velocity omega. If value of omega in terms of rotational kinetic energy is alpha e by ad का root, then value of alpha is.
So rotational kinetic energy comes out to be half I omega square, that is ml square by 12 into omega square. Now mass will be written as density into area into length. So ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24 E बाई DAD इंटू एल क्यूब. सो एल की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2 मीटर. सो इस वजह से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3E बाई AD. सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर. सो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था. ठीक है, सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्टिव वाले सेगमेंट में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट साइड में थे, कुछ एक क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, और एक या दो प्रॉब्लम जो थे वो डिफिकल्ट साइड में थे. एंड व्हेन इट कम्स टू इंटीजर देन एज यूजुअल इट वाज मोस्टली ऑन द मॉडरेट साइड ओनली. सर्किट वाला एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम और जो था, उन दोनों को डिफिकल्ट साइड में कंसिडर किया जा सकता है. सो ओवरऑल पेपर को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में ही रखा जा सकता है. ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस जो है वो ठीक ठाक लेवल पे बनाए गए थे. सो जेई स्टैंडर्ड के हिसाब से फिजिक्स में आप ऐसा ही पेपर हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो पास्ट ईयर प्रॉब्लम जो आ रखे हैं या जो ट्रेंड बना रखा है जेई ने, उस हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है. ठीक है, सो ये पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में रखा जा सकता है. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ अदर पेपर्स.